वेलकम टू A+IS अकेडमी। A+IS अकेडमी में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वीकली जो करंट अफेयर है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड देखिए प्रश्न लेकर मैं आप सभी के बीच में लाया हूं और बाइलिंगुअल लाया हूं। ठीक है, तो बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप और देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द GS-80 CMS सैटेलाइट के बारे में पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि इट इज द हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एवर बिल्ड बाय इंडिया। दूसरा कह रहा है इट वाज प्लेस्ड इनटू अर्थ पोलर ऑर्बिट बाय द LVM-3 लॉन्च व्हीकल। थर्ड स्टेटमेंट आपका है द सैटेलाइट प्राइमरी पर्पज इज टू प्रोवाइड सिक्योर हाई स्पीड कम्युनिकेशन फॉर द इंडियन नेवी। एंड क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब कितने ऐसे स्टेटमेंट हैं जो आपके सही हैं, यही आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो बेटा, इस तरह के जब भी प्रश्न है आजकल बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, कितने करेक्ट हैं ये पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब इनमें से कितने स्टेटमेंट हैं कि आपके सही है। ओनली वन, केवल एक सही है, केवल मतलब दो स्टेटमेंट सही है, तीन स्टेटमेंट सही है, या कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत ही पूछे जा रहे हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से हम सभी को पढ़ना है। जैसे हिंदी में बता देता हूं, GSAT-7R CMS-03 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत द्वारा निर्मित अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। दूसरा है इसे LVM-3 प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। तीसरा है इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए सुरक्षित और उच्च गति संचार स्थापित करना है। और चौथा कह रहा है कि कौन सा, मतलब कितने कथन सही हैं। एक कथन सही है, दो कथन सही है, तीन कथन सही है, कोई भी नहीं है। तो इस प्रश्न को ध्यान से जब आप पढ़ेंगे और इस प्रश्न का जाहिर सी बात है उत्तर भी देंगे, भाई प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न का उत्तर भी तो देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो आपको जानना चाहिए, उस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सिर्फ दो इसमें सही स्टेटमेंट है। पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में इसरो के द्वारा, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च GSAT-7R फ्रॉम द सतीश धावन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं, इसरो के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहां से GSAT-7R जो है उसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि दिस एडवांस कम्युनिकेशन GSAT-7R सैटेलाइट ऑफ द इंडियन नेवी वर्ड लॉन्च ऑन एन LVM-3 रॉकेट। तो क्या यह क्वेश्चन सही है? इज इट द हाईएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओवर बिल्ट बाय इंडिया? तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दिस सैटेलाइट वेट अप्रोक्सीमेटली 4400 kg, मेकिंग इट इज द हाई, जो कहा जाए हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एवर बाय बिल्ट बाय इंडिया। यानी यह भारत द्वारा निर्मित अब तक का सबसे जो भारी जो है संचार उपग्रह है। बात समझ में आया? इसका वजन कितना है? इसका वजन है 4400 किलोग्राम। क्लियर है सभी को? तो ये याद रखिएगा, जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं। और LVM-3 जो है, याद रखिएगा, ये M5 रॉकेट से किया गया। किस रॉकेट से किया गया है? इसे M5 रॉकेट से किया गया है। ठीक है, जो स्टेटमेंट दे रहा हूं ध्यान से पढ़िएगा, इसे M5 रॉकेट से किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट में कहा कि मतलब जो मेन चीजें हैं, अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम आ गई थी, इसमें ये जो कहा गया था कि M3 का नाम इसमें नहीं दिया गया था। बात समझ में सभी को? इसमें M3 का नाम बेटा नहीं दिया गया था। ठीक है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि M3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और तीसरा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि दिस सैटेलाइट प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोवाइड सिक्योर हाई स्पीड कम्युनिकेशन फॉर द इंडियन नेवी। यानी कि हमारे सिर्फ दो स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आप सभी के सामने कर दूं।
क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन के काम तो चलेगा नहीं। तो लिखिए GSAT-7 सैटेलाइट के बारे में। लिखिए GSAT जो 7 जो है इस सैटेलाइट के बारे में क्या हम लिखेंगे, तो लिखिए जो GSAT-7 सैटेलाइट है उसके बारे में, इट इज द हैवीएस्ट कम्युनिकेशन, लिखिए इट, लिखिए इट इज द हैवीएस्ट, ऐसे लिखिए इट इज द, ऐसे लिखिए बेटा, इट इज द हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट इज द हैवीएस्ट कम्युनिकेशन जो है सैटेलाइट एवर बिल्ट बाय इंडिया, लिखिए एवर बिल्ट बाय इंडिया। एंड सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, सेकेंड पॉइंट लिखिए द सैटेलाइट प्राइमरी पर्पस, लिखिए प्राइमरी पर्पस क्या है, लिखिए प्राइमरी पर्पस क्या है इसका, इज टू प्रोवाइड सिक्योर, इज टू प्रोवाइड सिक्योर, सिक्योर रहेगा, हाई स्पीड कम्युनिकेशन रहेगा, क्या रहेगा, हाई स्पीड कम्युनिकेशन, हाई स्पीड कम्युनिकेशन, और क्या रहेगा बेटा, फॉर द इंडियन नेवी, किसके लिए, फॉर द इंडियन नेवी। क्लियर है सभी को, फॉर द इंडियन नेवी। 2 पॉइंट मैंने दे दिया। थर्ड पॉइंट इसलिए गलत था, इट वॉज प्लेस्ड इनटू, लिखो थर्ड पॉइंट, इट वॉज प्लेस्ड इनटू, कहां से किया गया था इसको प्लेस्ड, इट वॉज प्लेस्ड इनटू अर्थ पोलर ऑर्बिट, GTO, GTO मीन्स अर्थ पोलर ऑर्बिट, अर्थ पोलर ऑर्बिट बाई LVM-3, लिखिए बाई LVM-3, और ये LVM-3 क्या है, लॉन्च व्हीकल, लिखिए LVM-3 लॉन्च व्हीकल। क्लियर है, तो 3 पॉइंट इसका याद आप सभी रखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है सभी को, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। यह भारत की उन्नत रक्षा संचार उपग्रह श्रृंखला यानी कि GSAT का एक हिस्सा है, यानी इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया एडवांस डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट सीरीज GSAT-7। और यह भी याद रखिएगा, it is a multiple brand communication satellite that will provide services over a wide ocean region, यानी कि जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में यह सेवाएं प्रदान करता है, इंक्लूडिंग द इंडियन लैंड मास। और यह भी पॉइंट याद रखिएगा, दिस यानी कि द सैटेलाइट इज इक्विप्ड with the state of the art individually developed equipment that will provide secure and high capacity communication service to the navy, यानी कि इस उपग्रह में देश में विकसित आधुनिक उपकरण लगे हैं जो नौसेना को हमारी सुरक्षित उच्च क्षमता वाली संचार सुविधा प्रदान करेंगे। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू ऐसे दे दे तो आप समझिएगा कि इसमें 2 पॉइंट इसमें बिल्कुल ही सही जवाब दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न को देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पर, सोचिए और बताइए। ये क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लिखा है क्वेश्चन में कि ब्रिक्स पे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्रिक्स पे केवल डिजिटल मुद्रा आधारित भुगतान प्रणाली है। दूसरा, ब्रिक्स पे का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच लेन देन को अमेरिकी डॉलर में अधिक पारदर्शी बनाना है। तीसरा, ब्रिक्स पे वैश्विक भुगतान प्रणाली में बहुध्रुवीयता को प्रोत्साहित करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन और कोई भी नहीं। और यह इंग्लिश में पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स पे। फर्स्ट ऑप्शन, ब्रिक्स पे इज द ओनली डिजिटल करेंसी, ओनली बेस्ट पेमेंट सिस्टम। सेकंड ऑप्शन इज ब्रिक्स पे aims to make transition
बिटवीन मेंबर कंट्रीज इन यूएस डॉलर मोर देन ट्रांसपेरेंट। और थर्ड है कि ब्रिक्स पे प्रमोट्स multipolarity is the global payment system. How many of the above statement is are not correct? Only one, only two, all three and none. अब बताओ ऐसे प्रश्न आए, अब ऐसे प्रश्न आए तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो बेटा जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कोई इश्यू नहीं है बेटा। बात समझ में सभी को? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये था, पहले तो ये जान लो कि ब्रिक्स पे है क्या, और इसमें जो स्टेटमेंट है तो सबसे पहले है कि ब्रिक्स पे जो है बेटा सॉरी एक साझा डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे ब्रिक्स देशों के द्वारा विकसित किया जा रहा है। यानी कि ब्रिक्स पे इज ए शेयर डिजिटल पेमेंट सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय द ब्रिक्स कंट्रीज। क्लियर है? याद रखिएगा। दूसरा, इसका जो उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच सीमा पार लेन देन को स्थानीय मुद्राओं में सुगम और त्वरित बनाना है जिससे डॉलर निर्भरता कम किया जा सके। यानी इट एम्स टू बी फैसिलिटेट द एक्सेलरेट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंट्रीज इन लोकल करेंसी, रिड्यूसिंग डॉलर डिपेंडेंसी। यानी कि डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। क्लियर है? तो जो उद्देश्य है, मेन चीजें जो आपको जाननी चाहिए कि भाई आखिर है प्रॉब्लम क्या। अच्छा, ब्रिक्स पे के बारे में यह भी कहा गया है कि ब्रिक्स पे इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप वार्ड्स मल्टीपोलैरिटी इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि ब्रिक्स पे क्या है बेटा? एक वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बहुध्रुवीता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि इट सक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इट कुड एस्टेब्लिश ए बैलेंस फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पैरेलल टू द डॉलर डोमिनेंट सिस्टम। यानी कि जो डॉलर प्रधान प्रणाली के समानांतर अगर ये सफल होता है तो एक संतुलित वित्तीय ढांचा स्थापित कर सकता है। तो ये बातें तो आप सभी को जाननी चाहिए कि क्या है ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने तो आपको सब बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या आई कि भाई कितने इसमें सही हैं और कितने गलत हैं। तो यहां तो आपसे गलत पूछा है, गलत ही तो पूछा है। देखो, ब्रिक्स पे एक डिजिटल मुद्रा आधारित भुगतान प्रणाली है, क्या यह बात सही है? तो केवल डिजिटल मुद्रा भुगतान प्रणाली है। दूसरा, ब्रिक्स पे का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच लेन देन को अमेरिकी डॉलर में अधिक पारदर्शी बनाना है, अमेरिकी डॉलर में बढ़ाना है। बताइए सही। और तीसरा करा कि ब्रिक्स पे वैश्विक भुगतान प्रणाली में बहुध्रुवीता को प्रोत्साहित करता है। तो बताओ कितने स्टेटमेंट यहां पे गलत हुए? तो केवल यहां पर एक स्टेटमेंट आपका गलत हुआ है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सिर्फ और सिर्फ जो है एक स्टेटमेंट यहां पर गलत हुआ है। बात समझ में आया? तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, हमसे पूछा है सही नहीं है, कितने गलत हैं यही पूछा है। तो गलत कितने हो जाएंगे बेटा? गलत सिर्फ एक हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा है कि ब्रिक्स पे वैश्विक भुगतान प्रणाली में बहुध्रुवीता को प्रोत्साहित करता है। ये तो बात सही है, ठीक है ना? क्लियर है ना? तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, याद रखिएगा, इसे चूंकि ब्रिक्स देशों के द्वारा जो है एक वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में जो है एक प्रोत्साहित करता है, तो इसलिए ये पॉइंट तो हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा है कितने सही नहीं। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन कितना प्यारा है। पहले योजना आयोग होता था, अब नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग के द्वारा प्रस्तावित डिजिटल कृषि मिशन 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2.0 प्रपोज्ड बाय नीति आयोग। पहला है कि डेवलपिंग डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग सिस्टम इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में डेटा संचालित निर्णय प्रणाली विकसित करना। दूसरा, बैनिंग बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप्स, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी आधारित फसलों पर प्रतिबंध लगाना, बैन करना। तीसरा है डेवलपिंग क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप्स, यानी कि जलवायु सहनशील फसलें विकसित करना। और लास्ट में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड मिशन, यानी कि उपरोक्त में से प्रस्तावित मिशन के उद्देश्यों के संबंध में सही कौन सा है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है।
अब बताओ, नीति आयोग का यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और आप बताइए कि कौन सा इसमें बेटा सही है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि कौन से सही है, बताइए आप सभी। तो जब भी आपके क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए इस तरह के प्रश्न, तो नीति आयोग के संबंध में जो है इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाए तो इस तरह के प्रश्नों का आंसर कैसे देंगे भाई। इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं परीक्षा में, तो प्रश्न अगर आएंगे तो कैसे, चूंकि आपसे पूछा है ना डिजिटल कृषि मिशन 2.0, तो डिजिटल कृषि 2.0 का मतलब यह होता है, इसका जो उद्देश्य होता है एकीकृत कृषि डेटा प्लेटफॉर्म, एआई आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली, और यहां तक कि कृषि टेक जो है कहा जाए एग्रीकल्चर टेक नवाचार को प्रोत्साहन देना है। यानी कि इट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एन इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेटा प्लेटफॉर्म, एआई बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एग्रीटेक इनोवेशन। और यह मिशन जो है 3 प्रमुख स्तंभ है। पहला स्तंभ यह कहता है बेटा कि इनहेंचमेंट होना चाहिए, यानी कि संवर्धन होना चाहिए। दूसरा कहता है री इमेजिंग होनी चाहिए, यानी कि पुनः कल्पना होनी चाहिए। और तीसरा कहता है कन्वर्जेंस होना चाहिए, यानी कि अभिसरण पर आधारित होता है। क्लियर है? इसके 3 क्या है बेटा, इसके 3 आपके क्या है, ये आपके पिलर है। और ये संवर्धन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। संवर्धन यानी कि इनहैचमेंट किसे कहते हैं, कई बार ये प्रश्न आएगा, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी इनटू एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर सिस्टम, यानी कि मौजूदा कृषि प्रणालियों में नई तकनीकों का समावेश कर दक्षता बढ़ाना ही इनहैचमेंट होता है। दूसरा हमने कहा पुनर्कल्पना, यानी कि री इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना को करना, टेक्नोलॉजिकल जो है एग्रीकल्चर प्रोसेस करना। और तीसरा है अभिसरण, जिसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। इसका मतलब यह होता है इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस टेक्निकल एंड जो पॉलिसी इनिशिएटिव, दैट इज कॉल्ड, विभिन्न तकनीकी और नीतिगत पहलों का एकीकृत समन्वय करना। अब बताओ इसमें, अब जितना मैंने आपको पढ़ाया, अब बताइए कि आंसर कौन सा सही होगा। हमने तो सब पढ़ा दिया आपको, तो बेटा यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बात है कि कृषि में डेटा संचालित निर्णय प्रणाली विकसित करना, डेवलपिंग डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग सिस्टम इन एग्रीकल्चर। सेकंड, क्यों इसमें कहा कि जैव प्रौद्योगिकी आधारित फसलों पर प्रतिबंध लगाना, यह ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। और तीसरा, जलवायु सहनशील फसलें विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन यानी कि सी 1 एंड 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना आप सभी को? तो मैं इसका मैटर आपको दे दूंगा, आप आराम से टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है, A+IAS एकेडमी से। और जो भी इसका जो आपको मैटर है, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं आप सभी को, तो आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको सारी चीजें मैं वहां पर अवेलेबल करा दूंगा। परेशान थोड़ा भी नहीं होना है, मैं हूं ना, परेशान एकदम नहीं होना। देखो मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन कितना प्यारा फिर आ गया कि द टर्म्स इनहेंचमेंट, अभी मैंने बताया आप सभी से, री इमेजिनेशन एंड कन्वर्जेंस विच हैव बीन इन द न्यूज रिसेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीति आयोग आर रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, and second is digital agriculture mission 2.0 and third is राष्ट्रीय कृषि विकास योजना and fourth is E-NAM प्लेटफॉर्म। अब बताओ भाई, अभी हमने तीनों के बारे में आपसे चर्चा किया। हिंदी में सुन लो भाई, हिंदी वालों, हाल ही में नीति आयोग के संदर्भ में खबरों में रहने के लिए संवर्धन, पुनर्कल्पना और अभिसरण शब्दों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, डिजिटल कृषि मिशन 2.0 से, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से, या E-NAM प्लेटफॉर्म से। अभी मैंने तीनों के बारे में आपसे चर्चा किया और इसके पहले जो टॉपिक था, देखो डायरेक्ट इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट इसी तरह के प्रश्न आपको जो पेपर में एकदम छपे हुए मिलेंगे, तब कहेंगे सर क्या आपने पढ़ाया। यही तो खूबी है A+IAS एकेडमी की, जो आपको इतना बढ़िया सर्विस दे रही है। बात समझ में आया सभी को? और मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूं। सर ने आपको कहा कि सर बाइलिंगुअल करंट अफेयर को एकदम कंप्लीट कीजिए और हमारे बच्चों को बताइए कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं।
तो मैंने पूरी कोशिश की कि भाई क्वेश्चन को बताओ बच्चों को कि बच्चा देखो क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, ये आजकल एक ट्रेंड में चला है, आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये क्या लिखा है जो अभी न्यूज में है। इस तरह के प्रश्न कितने पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं कि एंड विच हैव बीन द न्यूज रिसेंटली, खबरों में अभी मैंने इसके पहले वो टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक में यही तो कहा था डिजिटल कृषि मिशन 2.0। बिल्कुल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब बताओ बच्चा लोगन, क्या आपको चीजें समझ में आई? किसी को कोई डाउट अगर हो तो मुझसे पूछ सकता है, भाई से कोई डाउट किसी को भी हो तो। डिजिटल कृषि मिशन के बारे में अभी हमने नया नया चर्चा किया, ऐसा तो कोई था नहीं कि जिसमें मैंने चर्चा नहीं किया। तो आइए हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं, ठीक है। पेपर में एकदम छपे हुए ऐसे प्रश्न आएंगे और आपको एकदम ऐसे प्रश्न करने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत के निर्यात विविधीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। पहला, चालू वित्त वर्ष में अमेरिका को निर्यात में गिरावट के कारण भारत के कुल निर्यात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि इंडिया टोटल एक्सपोर्ट हैव रजिस्टर्ड नेगेटिव ग्रोथ इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू ए डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट टू द यूएस। एंड दूसरा है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग उत्पाद और ऊर्जा क्षेत्र भारत के निर्यात विविधीकरण के प्रमुख जो है प्रेरक हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड द एनर्जी सेक्टर आर द की ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एबव आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट सही है? एक स्टेटमेंट सही है, दो सही है, एक और दो सही है, और नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है। कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जो भारत का निर्यात की बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर्स की बात किया है, इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर यूएस इंक्रीज द टैरिफ, यानी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है 10% टू 50%, ड्यू टू विच इंडिया एक्सपोर्ट डिक्लाइन फ्रॉम $8.8 billion टू $5.5 billion। एंड सेकेंड कहता है यह है, एक्सपोर्ट द यूएस डिक्लाइन बाई अबाउट 12%, but India's total export increased by 6.7 to reach US $36.38 billion। ये बात याद रखना आप सभी को, यानी कि चालू वित्त वर्ष में अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, आयात शुल्क लगाया है, 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया, जिससे जो भारत का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, इंपोर्ट मतलब आयात होता है, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात होता है। भारत का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो $8.8 बिलियन से घटकर $5.5 बिलियन रह गया। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा कि अमेरिका को निर्यात में लगभग 12% की गिरावट आई है और भारत का कुल निर्यात 6.7% से बढ़कर 36.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अब बताओ, ये दो स्टेटमेंट जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, क्या आपको ये चीजें समझ में आई? यहां तक कि मैं अगर बात करूं कि इंडिया इज फोकसिंग ऑन इमर्जिंग रीजन सच एज मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया, यानी कि भारत जो है मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और यहां तक कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल है, या जो हमारे वस्त्र हैं, या जो हमारे इंजीनियरिंग उत्पाद है, या जो खाद्यान्न का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, यानी एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड फूड ग्रेन्स टू द 3 रीजन्स हैव ग्रोन रैपिडली, यानी लगातार वो बढ़ रहा है। यहां तक कि वियतनाम और थाईलैंड को निर्यात 60% बढ़ा है, और ईरान को हमने बासमती चावल का निर्यात 6 गुना बढ़ा है जो हमने निर्यात किया है। चाय का निर्यात अब यूएई, इराक और जर्मनी तक फैल गया है। यानी ये बात कह सकते हैं, एक्सपोर्ट टू द वियतनाम एंड थाईलैंड हैव इंक्रीज बाय 60%। जो बासमती चावल है, जो बासमती राइस है, एक्सपोर्ट टू ईरान हैव इंक्रीज 6-fold, बात सुनने, यानी कि 6 गुना बढ़ गया है।
एंड टी एक्सपोर्ट यानी कि चाय का जो निर्यात है हैव नाउ एक्सपेंड कहा जाए यानी कि उसका विस्तार हुआ है टू द यूएई, इराक एंड जर्मनी। बात समझ में आया? तो ये इसका की पॉइंट है, सब मैं आप लोग को नोट्स में दे दूंगा, परेशान एकदम नहीं होना है। पहले जो पढ़ा रहा हूं बेटा, पहले उसको तो समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब ये क्वेश्चन में कहा है कि यहां नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, कहा है ना, इसके कारण क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग उत्पाद और ऊर्जा क्षेत्र भारत के निर्यात विविधीकरण के प्रमुख प्रेरक है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र की बात क्या है, यह भी हो जाएगा गलत। पूछ रहा है कौन से कथन सही है, तो क्या दोनों कथन सही है? नहीं, ना तो एक ना तो दो, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अरे क्लियर है सभी को? तो देखो, जब अगर पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपके यूपीएससी में छप के आएंगे तो आप हमें याद करेंगे। क्लियर है? तो आप हमें क्या करेंगे, आप हमें याद करेंगे, कहेंगे सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर आपसे पढ़ के, कि आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। चलो बेटा अगले प्रश्न पे बात करें, एकदम सबका व्याख्या मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी, बस आपको एकदम ऐसे ही पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो कि वैश्विक असमानता पर G20 स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक असमानता लोकतंत्र और जलवायु कार्रवाई के लिए खतरा बन रही है। दूसरा, विश्व की आधी आबादी के पास आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं है। तीसरा, उच्च असमानता वाले देशों में लोकतंत्र के पतन की संभावना अधिक होती है, जबकि अधिक असमानता वाले देशों में लोकतांत्रिक स्थिरता की संभावना कम होती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, और एक दो तीन सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑफ द G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी। First option is according to the report, global inequality is posing a threat to the democracy in climate action. Second option is half the world population lacks access to essential health services. And third option is countries with the highest inequality are more likely to experience democratic collapse, while communication with the greater equality are less likely to experience democratic stability. Which of the following statement is or not correct? कितने सही नहीं है? ठीक है, यही तो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कौन सा कथन नॉट करेक्ट, यही तो क्वेश्चन पूछा है। इज आर करेक्ट है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2, 3, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है माय डियर, यही तो क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें कौन सा सही पूछा है, क्योंकि यहां पे टाइपिंग एरर आ गया था, कौन से कथन सही। तो मैं आपको बता दूं कि वैश्विक असमानता बेसिकली क्या है, यानी कि ग्लोबल जो कहा जाए इनइक्वालिटी क्या है, भाई गरीब गरीब होता है। आज मैं आपको बता दूं, एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जोसेफ, उन्हीं के नेतृत्व में इसे गठित किया गया है G20 की, और G20 की वैश्विक असमानता पर स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ने विश्व स्तर पर जो है आय और संपत्ति की असमानता को आपातकालीन स्तर पर बताया है। The report of the G20 Independent Expert Committee on Global Inequality, led by Nobel Prize winning Professor Joseph, describe global income and wealth inequality as in emergency level, उसे कहा है। यह असमानता जो है बेटा लोकतंत्र, आर्थिक स्थिरता और जलवायु कार्रवाई के लिए गंभीर खतरा बन रही है। बताइए ये बात है कि नहीं? This inequality poses a serious threat to democracy, economic stability and climate action. क्या खतरा बन रही है कि नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है सर, ये भी बात आप इसमें कह सकते हैं। वैश्विक असमानता में अगर आपको बताऊं, यानी कि ग्लोबल इनइक्वालिटी के बारे में अगर मैं आपको बोलूं, तो ये कह सकते हैं ग्लोबल इनइक्वालिटी जो बिटवीन 2000 एंड 2024 यानी कि 2000 से लेकर 2024 के बीच द वर्ल्ड टॉप 1% ऑफ वेल्थ वाज क्रिएटेड while the bottom of 50% receive only 1%, यानी कि गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। यानी कि 2000 से लेकर 2024 के बीच दुनिया के सिर्फ 1% लोगों ने नई संपत्ति का 41% अर्जित किया है, जबकि निचले 50% लोगों को मात्र 1% प्राप्त हुआ है। ये कहां का न्याय है?
शीर्ष 1% की संपत्ति में वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि वर्ष 2000 से लेकर 2023 के बीच भारत में शीर्ष 1% लोगों की संपत्ति 62% बढ़ी है, जबकि चीन यह आंकड़ा ओनली 54% रहा है। यानी कि ग्रोथ ऑफ द टॉप 1% between 2000 to 2023, the wealth of the top 1% is India increased by 62%, while in China the figure was 54. तो ये जितनी भी बातें मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न भी पूछे गए हैं और आपसे यही तो पूछा गया है। कौन मतलब तो वैश्विक असमानता, लोकतंत्र और जलवायु कार्रवाई के लिए बिल्कुल सही बात है। विश्व की आधी आबादी के पास आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं है, ये भी सही बात है, लेकिन यहां पर कम लिख के ये गलत कर दिया और आपसे पूछा कि कितने मतलब कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको बेटा? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न अगर आप देखेंगे हूबहू परीक्षा में छपे हुए आपको मिल जाएंगे, इसलिए परेशान थोड़ा भी नहीं होना है और लगातार इस तरह के प्रश्नों को क्या करना है, लगातार आप सभी को सॉल्व करना है। क्लियर है? कोई भी बात हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी चीजें हो, तो मुझे जरूर आप लोग मुझे बताइए ताकि मैं और अच्छे से इन चीजों पर फोकस कर सकूं। इज दैट क्लियर? सभी लोग कमेंट कर दिए मुझे। चलिए, तो ये जितनी भी बातें मैं आप सभी को बता रहा हूं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा है भाई? अगला क्वेश्चन, वाह, एक और देखो कितना प्यारा मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूं और आप भी कहेंगे सर मजा आ गया। मजा इसलिए आ गया बेटा क्योंकि ये सारी चीजें जो है अभी हाल ही में जो है आपको देखने को मिलेंगे कि सर ये तो क्वेश्चन कितना प्यारा है, इस क्वेश्चन को तो सर हम लोगों ने कभी किया ही नहीं है, ये प्रश्न तो हमको समझ में ही नहीं आता सर कि सर ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। क्योंकि आज स्थिति ये हो गई है कि चीजों को लेकर जो है कहीं ना कहीं समस्याएं हो रही हैं लोगों को। बात समझ में? गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप करके मुझे बताइएगा। इस तरह के प्रश्न जब भी आपको दिखे, ठीक है, जब भी उस तरह का प्रश्न आ जाए तो मुझे कमेंट करके इस प्रश्न का जरूर आप लोग मुझे क्या करेंगे, इस प्रश्न का जरूर मुझे जो है आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं चाहता भी हूं कि आप लोग भी कुछ ऐसा करें जिससे लगे कि हाँ यार कुछ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को, मुझे इस प्रश्न का जवाब आप सभी से चाहिए। एक और लिखा है संगीतबद्ध, यानी कि म्यूजिक कंपोज्ड, रचयिता, प्रथम प्रकाशन, ये सारी चीजें दी हुई है। आप मुझे कंप्लीट करके मुझे इसका बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रहा हूं मैं। अगला है जो क्वेश्चन पूछ रहा है द्रविड़ मॉडल। द द्रविड़ मॉडल विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले द्रविड़ मॉडल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फर्स्ट करा है एन आइडियोलॉजी रिलेटेड टू सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सामाजिक न्याय और अवसरों की समता से संबंधित एक विचारधारा है। सेकेंड ऑप्शन करा है कि द बिलीव दैट द द्रविड़ कम्युनिटी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड द आर्यंस आर फॉरेनर, यानी कि द्रविड़ समुदाय को भारतीय मूल एवं आर्यों को विदेशी मानने की मान्यता है। तीसरा है एन अप्रोच रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के अध्ययन से संबंधित एक दृष्टिकोण है। चौथा है ए मॉडल फॉर प्रोटेक्टिंग द कल्चरल राइट्स ऑफ इंडियाज इंडिजिनियस कम्युनिटी, यानी कि भारत के आदिम समुदायों के सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण का एक यह मॉडल है। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपने द्रविड़ मॉडल पढ़ा होगा, अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आती होंगी तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। अभी जो द्रविड़ मॉडल है, द्रविडियन मॉडल जिसे कहते हैं, ये कहता है द द्रविडियन मॉडल इज ए डेवलपमेंट अप्रोच बेस्ड ऑन सोशियो पॉलिटिकल थिंकिंग एंड गवर्नेंस सिस्टम ऑफ तमिलनाडु whose primary objective is to ensure inequality, social justice and equal opportunity in society। यानी कि जो द्रविड़ मॉडल है तमिलनाडु की
सामाजिक राजनीतिक सोच और शासन प्रशासन प्रणाली पर आधारित एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में समानता लाना, सामाजिक न्याय और अवसरों की बराबरी सुनिश्चित करना है। ये मॉडल तो ये कहता है, दिस मॉडल फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज विद द पीपुल एट द सेंटर एंड एम्स टू ब्रिंग डेवलपमेंट टू एवरी करेक्ट ऑफ सोसाइटी, एवरी कॉर्नर ऑफ सोसाइटी बेसिकली कहा जाए। यानी कि यह मॉडल जो है जनता को केंद्र में रखकर नीतियां बनाता है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनती है वो जनता के लिए बनती है, जनता उसमें पार्टिसिपेट करती है और विकास को समाज के हर कोने तक पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। एट द सेंटर टू एम टू ब्रिंग डेवलपमेंट टू एवरी कॉर्नर ऑफ सोसाइटी। बात समझ में आया कि विकास को समाज के हर कोने तक पहुंचाने का लक्ष्य इसमें यह रखता है। अब यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई कि कौन सा सही है। इन चीजों पर चूंकि द्रविड़ मॉडल से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, यह मॉडल का पहला सिद्धांत यह है कि समाज के सभी वर्गों को अवसरों में बराबरी मिले। अरे भाई मान लीजिए मैं हूं या कोई और व्यक्ति है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, इक्वलिटी फॉर ऑल। दिस प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ द मॉडल इज टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के सभी वर्गों को अवसरों में बराबरी मिले। और यह पॉइंट ये कहता है कि एजुकेशन एलोन कैन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, देयरफॉर strengthening public education and ensuring affordable and equitable access to higher education or its foundation। यानी कि शिक्षा ही समाज को बदल सकती है, इसीलिए सरकारी शिक्षा को मजबूत बनाना, उच्च शिक्षा तक सस्ती और समान पहुंच इसकी बुनियाद है। और दिस मॉडल इंश्योर फ्री मील्स, स्कॉलरशिप, हेल्थ सर्विसेज and assistance program for women and financial support of vulnerable section of society। यानी कि ये जो मॉडल है निःशुल्क भोजन की बात करता है, यह मॉडल जो है छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप की बात करता है, यह मॉडल स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, यह मॉडल महिलाओं की सहायता के लिए योजनाओं की बात करता है और समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहयोग ये मॉडल सुनिश्चित करता है। बात समझ में आया? तो इतनी बातें कहने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये जो खबरों में रहा, सुर्खियों में रहा द्रविड़न्स मॉडल्स, ये क्या है, किससे संबंधित है। तो ये दिस इज रिलेटेड दिस एन आइडियोलॉजी रिलेटेड टू सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी। ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि सामाजिक न्याय और अवसरों की समता से संबंधित क्या है बेटा, यह एक क्या है, ये एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। क्लियर है सभी को? तो बेटा इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और जितने भी प्रश्न मैंने आपको आज कराए हैं वो सारे प्रश्न क्या है, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो कभी भी द्रविड़न्स मॉडल्स आपसे आए तो बताइए कि द्रविड़न्स मॉडल जो पेपर में सुर्खियों में रहा है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, जो है हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड आइडियोलॉजी रिलेटेड टू सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मैं आप सभी को, आप A+IAS एकेडमी के टेलीग्राम से जुड़िए, आप सभी को क्या मिलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा मिल जाएगा। इंडिया के सबसे बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न मैंने सारा आपको बना के दिखाया है और मैं वादा करता हूं कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डेली मैं आप सभी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप भी कहेंगे सर क्या मजा आ गया। ऐसे ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस करा दूंगा, आप भी कहोगे सर मजा आ गया। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, आप मुझसे जुड़िए। डेली हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, अच्छे से उसकी तैयारी करेंगे, अच्छे से इस पे बातें करेंगे, संवाद करेंगे और जिससे ये लगे कि हम एकदम प्रॉपर यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में मैं आप सभी को बता दूं, चलिए यूपीएससी की तैयारी में याद रखना बेटा, यूपीएससी में आपके करंट से भी जो है हर प्रश्न को करंट से ऐड करके, मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा द्रविड़न जैसे मॉडल था, करंट से जोड़ दिया। कुछ क्वेश्चन को मान लो पॉलिटी से जोड़ के पूछ देगा, अभी मैंने कई सारा बताया आपको। कुछ क्वेश्चन को इकोनॉमी से करंट से जोड़ देगा, अभी मैंने इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आप सभी को बताया।
या जैसे मान लीजिए मैंने कहा ब्रिक्स वाला क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया, इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ देगा। तो यार ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, यानी कि जो आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हो उस स्टैटिक पोर्शन को मैं करंट से अपडेट करके मैं आपके सामने परोस रहा हूं। आप अभी शुरुआत कर रहे हो, आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी के बैच को देखो, सारी चीजें मैंने उसमें हिस्ट्री में पढ़ाए हैं, एक से एक बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको एनसीईआरटी में दिए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं उसको अच्छे से रिकॉल करिए, उसको बार बार पढ़िए, उसको देखिए कि क्या आप उसको कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स को प्राप्त करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए आपको, यानी कि 100 में सिर्फ 85 क्वेश्चन सही करना है हमको। तो हमको उस क्वेश्चन को निकालना, अगर हिस्ट्री और करंट दो चीजों को मिला लो तो यार 30 क्वेश्चन तो वही दे देते हैं। और मैं दोनों की प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं पॉलिटी की भी प्रैक्टिस आप सभी को कराऊंगा। तो बने रहिए A+IAS एकेडमी के साथ। तो इसका नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका पूरा नोट्स मैं आप सभी को टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, आप अच्छे से इसको जो है पढ़िए, और फिर जो है जो लोग नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जब भी हमारी अगली क्लास होगी और भी क्वेश्चन लेकर आपके सामने मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।